Hello everyone, this is Siddesh sir, Head of Department Physics and Director of Global Science Academy. Right now we are facing the lockdown due to the coronavirus pandemic. But it is a slogan of global that stay home, stay safe and stay connected with the studies and information. बट हमें हमेशा लगता है कि जो स्टडी या फिर इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए. काफी सारे लोगों को इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है, इसलिए इनिशियली हम जो ये लेक्चर्स अब बनाएंगे या फिर जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे या फिर जब हम कोई भी करियर गाइडेंस सेमिनार या फिर जो भी देंगे तो इनिशियली हमारा जो होगा लैंग्वेज वो इस तरीके से होगा कि वो सबको समझ में आए. करंटली हमने जितने भी सालों से मैं इस फील्ड में हूं, हमने देखा है कि सबसे पहली स्टेज जो होती है 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जब 11th में जाते हैं तो उनके लिए सबसे पहली स्टेप जो होती है वो ये होती है कि उनको करियर का पता होना चाहिए. करियर गाइडेंस उनके पास नहीं होता यूं है, हम फेस करते हैं स्टूडेंट्स डायरेक्टली जब हमारे पास आते हैं या फिर लेक्चर्स में जब बैठते हैं उसके बाद हम ये देखते हैं कि उनको करना कुछ और है, उन्होंने सब्जेक्ट्स कुछ और लिए हुए हैं या फिर उनको करना कुछ और है लेकिन उन्होंने एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन कुछ और कर रहे हैं. तो ये सारी सिचुएशंस की वजह से फिर बाद में प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए स्टूडेंट्स जो अभी फिलहाल के लिए घर में बैठे हुए हैं जो 10th के बाद 11th स्टैंडर्ड साइंस अगर परस्यू करने वाले हैं तो उनके लिए हमारा सबसे पहला इनिशिएटिव ये है कि हम उनको एक प्रॉपर करियर गाइडेंस दें. प्रॉपर करियर गाइडेंस के अंदर हम मैथमेटिकल ओरिएंटेड फील्ड्स और बायोलॉजी ओरिएंटेड फील्ड्स इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे. साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ग्लोबल अब स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा है जो है BDL, विच इज बेसिक डेवलपमेंट लेक्चर्स. नाउ व्हाट इज बेसिक डेवलपमेंट लेक्चर्स? बेसिक डेवलपमेंट लेक्चर्स वो लेक्चर्स हैं जब स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड में होते हैं और अब 11th में जाने वाले हैं तो इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को ब्रिज करने वाले लेक्चर्स. आपको जैसे कि पता है कि 10th स्टैंडर्ड में आपने कुछ स्टडीज किया है, उसका हायर वर्जन 11th में आएगा, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट्स हम भूल चुके होते हैं, कुछ 8th में स्टडी किए थे, 9th में स्टडी किए थे, लेकिन उनका 11th 12th में बहुत यूज है. तो उन सभी के बारे में जो डेवलपमेंट लेक्चर्स होंगे वो ग्लोबल से इनिशिएट होंगे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो लेक्चर्स के जरिए. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हमारा इनिशिएटिव है और इसीलिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा सभी के लिए. लेकिन अब फिलहाल हम बात करेंगे करियर गाइडेंस के बारे में, और करियर गाइडेंस जो मैथमेटिकल ओरिएंटेड फील्ड और बायोलॉजिकल ओरिएंटेड फील्ड्स जो है उसके बारे में अब हम यहां पर गाइडेंस देंगे. हेलो एवरीवन, करियर गाइडेंस 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स जब अब 11th में जाते हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट और पहली स्टेप होती है, बिकॉज इसके अंदर उन्हें ये समझ में आता है कि उनको आगे जाके करना क्या है. बिकॉज जनरली जब हम देखते हैं करियर गाइडेंस के बारे में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा गाइडेंस 10th स्टैंडर्ड के बाद नहीं होता. उन्हें वही उनके जो रिलेटिव्स होते हैं या फिर जो फ्रेंड्स होते हैं या फिर फ्रेंड्स के कोई सिबलिंग्स होते हैं, बड़े भाई या छोटी बहन वगैरह, इनसे उन्हें जो भी चीज़ें पता चलती हैं बस उन्हीं के जरिए वो करियर चूज़ करते हैं, या फिर अगर उनका फ्रेंड कहीं जाने वाला होगा तो वो करियर चूज़ करते हैं. लेकिन हमारा ये मानना है कि सबसे पहले आपको किसी भी करियर के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. सो ये जो ग्लोबल साइंस एकेडमी का इनिशिएटिव है जिसके अंदर आपको करियर गाइडेंस और सब्जेक्ट सिलेक्शन का ये सेमिनार है जो आपको अब यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ. सो आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए. जब आप 11th स्टैंडर्ड साइंस की तरफ जाते हो तो सबसे पहली चीज़ जो आपको समझनी होती है वो होता है ग्रुप सिलेक्शन. हमेशा दो तरीके के ग्रुप सिलेक्शंस होते हैं, एक होता है PCM ग्रुप और दूसरा होता है PCB ग्रुप. हालांकि आपको एग्जामिनेशन जो होती है वो 600 मार्क्स की देनी होती है, मतलब टोटल आपको 6 सब्जेक्ट्स जनरली होते हैं, जिसमें से PCM ग्रुप में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स कंपलसरी लेना होता है और दूसरा ग्रुप होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ग्रुप. अब PCM ग्रुप में क्या होता है? सो PCM ग्रुप अगर आप लेते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स तो उसके अंदर आप BTech दैट इज इंजीनियरिंग ये फील्ड्स को स्टडी कर सकते हो जैसे कि आप देख रहे हो. दूसरा आप देख सकते हो कि यहाँ पर आर्किटेक्चर का फील्ड है, उसको आप जा सकते हो. तीसरा जो फील्ड है वो यहाँ पर जो आपको नजर आएगा वो रिसर्च का फील्ड है, या फिर चौथा जो है वो है B प्लान एंड BFTech. सो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आपके माइंड में ये सब करना है और आपका कन्फर्म है कि मुझे इन्हीं में से कुछ करना है. अब रिसर्च मतलब उसमें आप PCM रिसर्च, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स में से किसी की रिसर्च करना चाहते हो जिसके लिए आपको BSc MSc फिर PhD करना होगा तो उसके लिए आप PCM ग्रुप ले सकते हो. अगर आपके माइंड में ये कन्फर्म है कि आपको बायोलॉजी ओरिएंटेड फील्ड्स में जाना ही नहीं है तो ही आपने PCM ग्रुप को सिलेक्ट करना है. दूसरा जो ग्रुप आता है वो होता है PCB ग्रुप. PCB ग्रुप के अंदर होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एज अ मेजर सब्जेक्ट्स. यहाँ पर आप मैथमेटिक्स को एक्सक्लूड कर सकते हो, अब आप मैथमेटिक्स को छोड़ सकते हो. अगर आपको मेडिकल करना है, सो मेडिकल में क्या क्या आता है, इंजीनियरिंग में क्या क्या आता है, ये सब हम देखेंगे आगे. लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आपको माइंड में मेडिकल है या फिर आपको फार्मेसी चूज़ करना है या फिर आपको बायोलॉजी या केमिस्ट्री रिसर्च में जाना है या फिर पैरामेडिकल में जाना है. अब ये पैरामेडिकल क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है पैरामेडिकल का. हमें जनरली पता होता है कि डॉक्टर्स जो मेडिकल फील्ड में होते हैं, लेकिन उनके अलावा भी देयर आर सो मेनी थिंग्स, सो मेनी सपोर्ट सिस्टम्स जो मेडिकल को सपोर्ट करती हैं.
पैरामेडिकल में जनरली पैथोलॉजिकल फील्ड्स आती है, जो हम रेडियोलॉजी देखते हैं जिसके अंदर हम एक्सरे निकालते हैं, हम गामा रे का प्रोजेक्शंस लेते हैं, हम जनरली सिटी स्कैन करते हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो फिजियोथेरेपी जो होती है, ये सब कुछ ऐसी कुल मिला के टोटल 40 फील्ड्स है जो पैरामेडिकल में होती है। सो नर्सिंग भी उसी के अंदर आता है। तो ये सबके बारे में हम देखेंगे, लेकिन ये ग्रुप जो है पीसीबी ग्रुप, इससे आप इन चीज़ों को स्टडी कर सकते हो, ये जो यहाँ पर है, और पीसीएम ग्रुप से आप इनको स्टडी करते हो। अब कुछ लोगों के माइंड में होता है कि सर हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि हम कौन से ग्रुप में जाएं, तो कोई टेंशन नहीं है, आप एक और ग्रुप है उसके अंदर जा सकते हो, उसे बोलते हैं जनरल ग्रुप। जनरल ग्रुप में आप पी, सी, एम और बी चारों सब्जेक्ट्स ले सकते हो। अगर आपने पी, सी, एम, बी चारों सब्जेक्ट्स अगर ले लिए हैं, जनरल साइंस बोलते हैं जिसे, तो आपको चारों सब्जेक्ट्स मिलेंगे 11-12 स्टैंडर्ड में। उसके अलावा इंग्लिश और सेकंड लैंग्वेज में आपको हिंदी, मराठी, संस्कृत या फिर आईटी ऐसी लैंग्वेजेस आपको मिल सकती हैं। सो आप चारों सब्जेक्ट्स लेके भी आगे जा सकते हो। इसका फ़ायदा ये होता है चारों सब्जेक्ट्स लेके आगे जाने का 11-12 में, कि आप इनमें से कोई भी फील्ड्स के लिए जा सकते हो, आप किसी ग्रुप के साथ बंधे हुए नहीं हो। सो आपको किसी भी फील्ड में जाने की अनुमति मिल जाती है। करेक्ट। तो होपफुली आपको ये पॉइंट समझा होगा। अब हम जाते हैं थोड़ा आगे और देखते हैं पीसीएम ग्रुप। आज का हमारा जो सेमिनार का जो पॉइंट है वो है पीसीएम ग्रुप के बारे में हम करेंगे, इन्फॉर्मेशंस जानेंगे, और फिर पीसीबी ग्रुप के बारे में मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट होता है वो होता है सब्जेक्ट सिलेक्शंस, कि कौन से टाइप के सब्जेक्ट सिलेक्शंस होते हैं। जब आप 11th स्टैंडर्ड साइंस में जाते हो तो उस वक्त आपको इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे बाइफोकल साइंस, जो सेकंड लेवल पर यहाँ पर लिखा गया। बाइफोकल साइंस का मतलब होता है कि जब आपको अगर फिक्स है कि आपको इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर या फिर मैथमेटिक्स ओरिएंटेड फील्ड में ही जाना है और आपका ये कन्फर्म है पहले से, तो आप बाइफोकल साइंस में जा सकते हो। बाइफोकल साइंस में जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स लिखे गए हैं पूरे के पूरे, सो दे आर फिजिक्स 100 मार्क्स, केमिस्ट्री 100 मार्क्स, मैथ्स 100 मार्क्स, इंग्लिश 100 मार्क्स। अब ये 4 सब्जेक्ट्स आपको कंपलसरी लेने। अब ये तो 400 हुआ, अब और 200 की बात चलेगी। सो बाइफोकल सब्जेक्ट आता है 200 मार्क्स का। उसमें आप ये जो 4 सब्जेक्ट्स नीचे लिखे गए हैं उनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो 200 मार्क के लिए। CS दैट इज कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल मेंटेनेंस, और SMCS इज स्कूटर मोटर चेसी सिस्टम, और एक है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस। वो यहाँ पर मेंशन नहीं किया, लेकिन आप वो ले सकते हो सब्जेक्ट। इन 5 में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले लीजिए और वो आपको 200 मार्क्स के लिए आएगा। 200 मार्क्स में से 100 मार्क्स जो होगा वो थियरी पेपर होगा और 100 मार्क्स जो होगा वो प्रैक्टिकल बेस्ड होगा। अब और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, स्टूडेंट्स के माइंड में कुछ मिसकंसेप्शंस होते हैं कि सर हमने 11th-12th में अगर बाइफोकल सब्जेक्ट CS, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इनमें से कोई एक लिया तो क्या आगे जाके इंजीनियरिंग में हमको वही सब्जेक्ट लेना पड़ेगा या फिर उसी में इंजीनियरिंग करनी होगी? जवाब है नहीं। आप बाइफोकल में कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, CS लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स लीजिए, आप आगे जाके इंजीनियरिंग में कोई भी सब्जेक्ट लीजिए, इन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कोई एक स्टूडेंट, सपोज मैं बोलता हूँ कोई एक एक्स स्टूडेंट है, वो एक्स जो बंदा है वो 11th-12th में इलेक्ट्रॉनिक्स चूज़ कर सकता है, दोनों साल वो इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टडी करेगा। लेकिन अगर इंजीनियरिंग में उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग लेनी है या सिविल इंजीनियरिंग लेनी है, वो ले सकता है। सो आप आगे जाके कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करोगे उसका इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। बस बाइफोकल साइंस का फोकस ये होता है कि आपके सब्जेक्ट्स में से बायोलॉजी हट जाता है, जो कि इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के लिए ज़रूरी ही नहीं है। सो ये जो सब्जेक्ट सिलेक्शन का जो ऑफर है वो सिर्फ जिनको बायोलॉजी नहीं करनी है उनके लिए है। जो दूसरा है सब्जेक्ट सिलेक्शन वो होता है बायोसेंट्रिक। आप ये भी ले सकते हो अगर आपको मेडिकल, पैरामेडिकल या फिर बायोलॉजी ओरिएंटेड फील्ड्स या फिर फार्मेसी में जाना है। इसमें क्या होता है, जैसे कि आप देख रहे हो, बायो आ गया, मैथ्स हट गया। सो फिजिक्स 100 मार्क्स, केमिस्ट्री 100 मार्क्स, बायोलॉजी 100 मार्क्स, इंग्लिश 100 मार्क्स, ये 4 सब्जेक्ट्स तो आपके होंगे। सेकेंड लैंग्वेज 100 मार्क्स, जिसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि सेकेंड लैंग्वेज में आपको हिंदी, मराठी, फ्रेंच, जर्मन, गुजराती या IT, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप ले सकते हो। लेकिन इसके बाद भी कुछ लोग सोचते हैं कि सर यहाँ पर तो सिर्फ 500 मार्क्स हो गए, तो और एक 100 मार्क्स कहाँ पर चले गए? जो मैथमेटिक्स आपने सब्जेक्ट छोड़ा है उसके बजाय आपको या तो साइकोलॉजी या तो ज्योग्राफी, ऐसे कोई एक दोनों में से सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉलेज लेते हो। मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, ये जो लास्ट सब्जेक्ट है 6th, जो मैथ्स के बदले ले रहे हो आप, उसके लिए डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेज में एडमिशन लेते हो। बिकॉज सभी कॉलेजेस में सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल नहीं है। कुछ कॉलेजेस जो है वो ज्योग्राफी दे रहे हैं, तो कुछ कॉलेजेस जो है वो साइकोलॉजी दे रहे हैं। सो मैं आगे के लेक्चर्स में आपको बाद में बताऊंगा, जैसे ये करियर सेमिनार हो जाएगा, कि कौन से कॉलेजेस है जो आपको कौन से सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। सो ये उस 2 तो हो गए।
अब अगर कोई ऐसा होगा कि नहीं सर हमें तो पता नहीं, मेडिकल भी अच्छा लग सकता है, इंजीनियरिंग भी, आर्किटेक्चर पता नहीं, हम आगे जाके देखेंगे। सो आपके लिए एक ऐसी चीज़ है कि वो जनरल साइंस जो ये पहला वाला है इसके बारे में हम देखते हैं। अगर आप गौर से देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, चारों सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर, 400 मार्क्स हो गए। इंग्लिश और सेकेंड लैंग्वेज, तो सेकेंड लैंग्वेज में जैसे कि आपके पास ये जितने भी ऑप्शंस हैं आप ये सारे ऑप्शंस यूज़ कर सकते हो, आपको कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ करना है उसमें। ये हो गया सब्जेक्ट सिलेक्शंस, ठीक है। अब हम आज फोकस करेंगे, अभी के लेक्चर में फोकस करेंगे कि इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के बारे में क्या क्या और कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं इंजीनियरिंग के बारे में आपको गाइडेंस करूंगा कि इंजीनियरिंग में कौन सी स्ट्रीम्स है और उन स्ट्रीम्स में क्या क्या होता है। सो जस्ट पे अटेंशन। अब हम आ गए हैं स्ट्रीम्स इन इंजीनियरिंग पे। जनरली इंजीनियरिंग जो होती है वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, कोर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग। कोर इंजीनियरिंग में 4 बड़े सब्जेक्ट्स आते हैं, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल। टेक्नोलॉजी जो अदर हैंड पे है उसमें कंप्यूटर साइंस इज द बिगर फील्ड, आईटी दैट इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। ये 8 इंपॉर्टेंट इंजीनियरिंग्स हैं। अब स्टूडेंट बोलते हैं सर इसके अलावा भी हमने बहुत सारी इंजीनियरिंग के नाम सुने हुए हैं, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल, एरोनॉटिकल, मरीन इंजीनियरिंग, करेक्ट। तो ये एक्चुअल में सभी की सभी जो ब्रांचेज जिनके नाम अभी मैंने लिए वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंडर आते हैं। मतलब मैकेनिकल इज द मदर ब्रांच एंड दिस ऑल आर द डॉटर ब्रांचेस। वैसे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग आता है, डैम प्रोजेक्शन इंजीनियरिंग आती है, ऐसे अलग अलग इंजीनियरिंग जो है वो सिविल इंजीनियरिंग किया जाता है। अगर हम बात करें नेटवर्क इंजीनियरिंग की तो वो इलेक्ट्रिकल के अंदर आती है। इसका मतलब है कि अलग अलग इंजीनियरिंग्स की जो मदर ब्रांचेस हैं वो ये 8 हैं, बाकी सारी इंजीनियरिंग जो होती है वो इन्हीं के अंडर आती है। तो अब हम 1 बाय 1 देखेंगे कि इनके एप्लीकेशंस क्या हैं। जस्ट स्टे ट्यून्ड। तो अब आपके सामने हैं कुछ एप्लीकेशंस मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग की। जैसे कि आप देख रहे हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मतलब वो ब्रांच जिसके अंदर सारी मशीनरीज बनती हैं। दुनिया की जितनी भी मशीनरी हो, एक छोटी सी सुई से लेके एक बड़े से रॉकेट तक, हर जगह पर मैकेनिकल इंजीनियर्स काम में आते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, रेफ्रिजरेशंस, एयर कंडीशनिंग, या फिर ट्रेन हुई, या फिर एरोप्लेन्स हुए, इन सभी का जो स्ट्रक्चर बना होता है, फिर कार बनाने होते हैं, ये सब कुछ जो आता है वो सब कुछ मैकेनिकल के अंडर आता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मतलब मशीनरीज बनाने वाली इंजीनियरिंग। कुछ लोग जनरली कन्फ्यूज होते हैं, मैकेनिकल मतलब उन्हें लगता है मैकेनिक है। मैकेनिक मतलब मशीन्स को रिपेयर करने वाला, मैकेनिकल इंजीनियर्स मतलब मशीन्स को बनाने वाले, जो अब तक कभी बनी नहीं है उसको बनाने वाले, उसके बारे में सोचने वाले, नई नई मैकेनिक्स या फिर नई नई जो वी कैन से टेक्नोलॉजी या फिर टेक्निक्स होती है उनको यूज़ करने वाले, नई नई जो काइनामेटिक्स होती हैं उनको स्टडी करने वाले, ये होते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स। इसी स्टडी में दूसरा जो ब्रांच है वो होता है सिविल इंजीनियरिंग। दोनों का स्टडी लगभग एक जैसा ही होता है, लेकिन सिविल इंजीनियरिंग के अंदर जो एप्लीकेशंस होते हैं वो होते हैं बिल्डिंग बांधना या फिर ब्रिजेस बनाना, जैसे कि आप देख रहे हो, या फिर डैम्स बनाना, कैनल्स बनाना। तो ये सब कुछ जो होता है, जो स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं जो सालों साल चलते रहें, स्ट्रॉन्ग रहें, इसके लिए जो इंजीनियरिंग काम में आती है दैट इज़ सिविल इंजीनियरिंग। अब ये दोनों के बारे में तो हो गया स्टडी या फिर समझ में आ गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंजीनियरिंग्स की तरफ, इलेक्ट्रिकल, केमिकल। ना जैसे कि आप देख रहे हो ग्रिड्स दिख रहे हैं आपको कुछ यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स दिख रहे हैं। तो जनरली हर एक मशीनरी जब कभी बनती है तो आपने देखा होगा आपकी सराउंडिंग में जितनी भी मशीनरीज है उसके अंदर जो जान डालने का काम है वो इलेक्ट्रिसिटी का होता है। इसका मतलब है हर एक मशीनरी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पे चलती है। अगर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हैं तो फिर उसके इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाने वाले जो इंजीनियर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, करेक्ट। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का और भी काम है, जैसे कि बड़ी बड़ी मशीनरीज होती है, ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, या फिर अगर बड़ी मशीनरीज की हम बात करें तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क्स होते हैं। इनको बनाने का काम भी जो होता है वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का होता है। दिस इज़ वन ऑफ दी एवरग्रीन ब्रांचेज। जैसे मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, ये सारी एवरग्रीन ब्रांचेस मानी जाती है। इनकी ज़रूरत मैनकाइंड या फिर दुनिया को हमेशा रहेगी। चौथी इंजीनियरिंग इसके अंदर जो आती है वो है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग में जनरली कलर्स बनाना या फिर अलग अलग केमिकल्स के ज़रिए अलग अलग मटेरियल्स बनाना, जैसे कि आप देख रहे हो गैसेस की ज़रूरत पड़ती है हमें। अगर हम कोई रेफ्रिजरेशन चला रहे हैं या फिर एयर कंडीशन चला रहे हैं तो उसके अंदर जो कूलेंट होता है वो गैसेस होते हैं, वो कौन से होने चाहिए, इसके बारे में स्टडी करने वाले लोग। अगर आप घर पर ही देखो आपके पास, तो आपके पास अलग अलग मटेरियल प्लास्टिक से बने हुए हैं। अगर हम फ्रिज देखें तो वो भी शायद कुछ पार्ट उसके प्लास्टिक के होंगे। अगर हम एयर कंडीशन देखें तो वो भी प्लास्टिक का है। अगर हम हमारे घर पे कुछ पाइप्स देखें वो भी प्लास्टिक के हैं। कुछ हमारे पास मटेरियल्स है, डब्बे हैं, वो भी प्लास्टिक के हैं। लेकिन सबका प्लास्टिक एक जैसा नहीं है।
कुछ पीवीसी है पॉलीविनाइल क्लोराइड, कुछ पीवीएलसी है पॉलीविनाइल लिथियम क्लोराइड। तो इसका मतलब है कौन सा प्लास्टिक में क्या मिक्स करने से मटेरियल को कितनी स्ट्रेंथ ड्यूरेबिलिटी मिलेगी, ये सब भी जो काम होता है वो केमिकल इंजीनियरिंग के अंडर ही आता है। सो ये इंजीनियरिंग भी वन ऑफ दी पायनियर इंजीनियरिंग या फिर अच्छी इंजीनियरिंग मानी जाती है। आप इसके अंदर भी आपका करियर कर सकते हो अगर आपको केमिस्ट्री सब्जेक्ट अच्छा लगता है। सो ये 4 इंजीनियरिंग्स के बारे में स्टडी करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट इंजीनियरिंग्स की तरफ। जैसे अब टेक्नोलॉजी की बात आती है, सबसे बड़ी फील्ड अगर कुछ मानी जाती है तो वो है कंप्यूटर्स और फिर आईटी। जनरली कंप्यूटर्स मतलब हार्डवेयर पार्ट और आईटी मतलब सॉफ्टवेयर पार्ट। अब जनरली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये क्या होता है, जैसे कि अगर कोई ह्यूमन बॉडी है तो हमारे हाथ पैर नाक शरीर जो भी है इसे हम कंपेयर कर सकते हैं हार्डवेयर के साथ। लेकिन हमारा जो माइंड है जो इस सबको चलाता है दैट इज़ अ सॉफ्टवेयर। इन शॉर्ट किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो एक्सटर्नल फीचर्स या फिर एक्सटर्नल चीज़ें हम देखते हैं जिसे बनाया जाता है वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंडर आता है। बट उसका जो अंदर सॉफ्टवेयर है या फिर उसको चलाने वाली जो सिस्टम्स है वो जो होती है वो सॉफ्टवेयर या फिर आईटी के अंदर आती है। जैसे कि आप पेरिफेरल डिवाइसेस भी आते हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस मतलब कंप्यूटर्स के अलावा आपको पता है सीपीयू जो कंप्यूटर का पार्ट है उसके अलावा भी प्रिंटर हुआ या फिर मास स्टोरेज के लिए आपको डिस्क हुआ या फिर ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें। अब अगर आप देखोगे ओवर द टाइम जब आप छोटे थे तो जब कोई चीज़ को स्टोर करना था, वीडियोस को स्टोर करना था या फिर किसी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना था तो उस वक्त सीडी का यूज़ किया जाता था। आज सीडी आउटडेटेड है। उसके बाद जो दूसरा आया वो था पेन ड्राइव। अब तो आपके मेमोरी कार्ड के अंदर भी ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसका मतलब ये सब कुछ जो है दैट इज़ द एक्सीलेंस ऑफ द कंप्यूटर्स। अब उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं आईटी इंजीनियरिंग, तो आईटी इंजीनियरिंग क्या होता है कि अलग अलग एप्लीकेशंस आप यूज़ करते हो। आप अगर आपके गूगल प्ले स्टोर पे या फिर ऐप स्टोर पे जाओगे तो आपको दिखेगा कि इतने सारे एप्लीकेशंस है, गेम्स के एप्लीकेशंस हैं या फिर बहुत सारी चीज़ों के एप्लीकेशंस है। फॉर्म बनाना है आपको या फिर अगर आपको किसी चीज़ को अगर इंटरप्रेट करना है, कुछ भी करना है तो उसके अलग सारे एप्लीकेशंस है, वीडियोस बनाने हैं, कुछ भी है। ये सारे एप्लीकेशंस के लिए वहाँ पर एक सॉफ्टवेयर ज़रूरी होता है जिसे बोलते हैं आईटी इंडस्ट्रीज़ का सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर्स बनाने के लिए अलग अलग लैंग्वेजेस आपको सीखनी पड़ती हैं। जैसे कि जावा एक लैंग्वेज है, C++ एक लैंग्वेज है। ये सारी बेसिक लैंग्वेजेस है जिसकी स्टडी आपको करनी पड़ेगी और उसके बाद फिर ये लैंग्वेजेस आगे बढ़ती हैं और अपडेटेड लैंग्वेजेस के ज़रिए हम हमेशा आईटी इंजीनियर्स अपडेटेड रह के सॉफ्टवेयर्स को और अच्छा बनाते रहते हैं। इसके बाद जो इंजीनियरिंग है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में पहला तो एक होता है बेस इलेक्ट्रॉनिक्स भी होता है, प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स, और दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, दोनों भी कर सकते हो आप। प्योर इलेक्ट्रॉनिक्स में जैसे कि आप देखोगे अपने सराउंडिंग में, सो वी आर सराउंडेड विद सो मेनी गैजेट्स। बहुत सारे गैजेट्स हमने बनाए हुए हैं तो जिसके अंदर स्मार्टफोन्स आते हैं, जिसके अंदर हेडफोन्स आते हैं, लैपटॉप्स आते हैं, हमारा मोडेम आता है या फिर हमारे जो राउटर्स आते हैं, करेक्ट, वीडियो गेम्स वगैरह आएंगे, टैब्स आएंगे, ये सब कुछ जो है। या फिर हमारे पास अगर हम कहीं पर बाजार जाते हैं, हमने कुछ खरीदी की तो हम जब मशीन स्वाइप करते हैं हमारे कार्ड से, ये सब कुछ जो है दिस इज ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स। What is the difference between electricals and electronics? Now this is the first and very important question that comes into mind of student. Electrical में भी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इलेक्ट्रिसिटी है, बट दोनों में एक फ़र्क है। इलेक्ट्रिकल्स जो होता है वो कंडक्टर्स के ज़रिए, मतलब वायरिंग सिस्टम, कॉपर एल्यूमिनियम के वायर्स के ज़रिए जो सर्किट्स हम बनाते हैं जिनकी स्ट्रेंथ हमेशा ज़्यादा होती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और हेवी काम कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रिकल के अंदर आता है। जैसे कि कोई बड़ी मशीन चलानी हो तो वो इलेक्ट्रिकल के अंदर आएगा बिकॉज उसके अंदर स्ट्रॉन्ग वायर्स और पावर की ज़रूरत पड़ती है। वहीं पर कुछ सिस्टम्स ऐसी होती है जो कम पावर में चलनी होती है लेकिन एफिशिएंट चलानी होती है। जैसे कि अगर आप मोबाइल की बात करें, जो मोबाइल पे आप फिलहाल ये वीडियो या फिर लैपटॉप पे ये वीडियो देख रहे हो, वो कोई हेवी ड्यूटी मशीन नहीं है। तो ऐसी मशीनरीज छोटे से एरिया के अंदर, छोटे से वॉल्यूम के अंदर उसका सर्किट बनाना होगा तो कॉम्पैक्ट सर्किट्स बनाने की, इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाने की ज़रूरत होती है। इसमें हम वायर्स कंडक्टर की तरह यूज़ नहीं करते, कंडक्टर यूज़ नहीं करते, इसमें हम यूज़ करते हैं सेमी कंडक्टर्स। सो इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ ऑल अबाउट सेमी कंडक्टर इंजीनियरिंग, जिसके अंदर हम अलग अलग सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम जैसे मटेरियल्स यूज़ करते हैं और हम छोटा सा सर्किट बनाते हैं। जो आप जनरली रिमोट कंट्रोल में वगैरह देखोगे अंदर एक छोटा सर्किट होता है, दैट इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स। सो ऐसे छोटे छोटे सर्किट्स बना के उसका साइज़ कम करके लेकिन एफिशिएंसी बनाने का काम जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का होता है। अब इसका जो अगला ब्रांच है दैट इज़ टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन मतलब अब हमारे हाथों में जो मोबाइल है, जनरली हमें कॉल लगाते हैं और हम यूएस में बैठे दोस्त से भी बात कर सकते हैं। ये कैसे है? ये एक जादुई चीज़ है, ऐसा हमें लगता है। अगर हम कोई मैसेज बनाते हैं, हमने कोई वीडियो है हमारे पास या फिर कोई फोटो है, हमें क्लिक कर देते हैं और उसको विद इन 2 सेकेंड्स 1 सेकेंड्स उसको पहुंच जाता है। ये कैसे होता है? ये एक जादुई कॉन्सेप्ट है, ये एक्चुअल में टेलीकम्युनिकेशन है।
टेलीकम्युनिकेशन की शुरुआत जो है वो हमारे ही भारतीय साइंटिस्ट जिनका नाम था डॉक्टर सीवी रमन, इन्होंने जो सिस्टम बनाई थी, और जगदीश चंद्र बोस। सीवी रमन ने बेसिक्स दिया था रिगार्डिंग फिजिक्स, लेकिन जगदीश चंद्र बोस जो थी, जेसी बोस, उन्होंने, और जी मार्कोनी करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर ये टेलीकम्युनिकेशन डेवलप किया है। सो टेलीकम्युनिकेशन का पूरा श्रेय जो है एक्चुअल में वो इंडिया की तरफ है, हमने इस सिस्टम को आगे बढ़ाया है। सो टेलीकम्युनिकेशन जो है वो भी एक अच्छी ब्रांच है जिसके अंदर आप अपना करियर परस्यू कर सकते हो। सो ये मैंने आपको आठों के आठों मेन इंजीनियरिंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। अब हम देखेंगे इन इंजीनियरिंग्स को जाने के लिए, या फिर इसके बाद भी एक टर्म आती है या फिर एक कॉन्सेप्ट आता है, एक फील्ड आती है जो मैथमेटिकल ओरिएंटेड है, और वो है आर्किटेक्चर। हम आर्किटेक्चर के बारे में भी पहले देखेंगे। सो अगर हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं, आर्किटेक्चर भी एक वन ऑफ दी फास्ट मूविंग और फास्ट ग्रोइंग फील्ड है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि आर्किटेक्ट्स क्या करते हैं। अब सामने आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको कुछ अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स, कुछ नॉर्मल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ये कोई आसानी से बनने वाले स्ट्रक्चर्स नहीं, इसके लिए इनको पहले ड्रॉ करना पड़ता है एक प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ। इनको मैथमेटिकल टर्म्स, मैथमेटिकल ज्योमेट्री जो होती है जिसके अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना होता है, जिसमें आपको पाइथागोरस होता है, या फिर आपकी ट्राइंगल्स की जो बीपीटी वगैरह जो आपने स्टडी किया था, इन सब का बेसिक नॉलेज, और फिर कुछ एडवांस टेक्निक्स जिसके अंदर आपको प्रोजेक्शंस की स्टडी करनी होती है, आइसोमेट्रिक व्यूज़ लेने होते हैं, ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ लेने होते हैं। ये सब के बारे में ओवरऑल जो स्टडी होता है दैट कम्स अंडर आर्किटेक्चर। 5 ईयर्स का कोर्स है ये आर्किटेक्चर का आफ्टर 12th स्टैंडर्ड। तो 12th स्टैंडर्ड के बाद आपको आर्किटेक्चर का 5 ईयर्स का कोर्स करना होता है, और जिसके बाद आप एक आर्किटेक्ट, बी आर्क, बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट की आपको डिग्री मिलती है। जनरली आर्किटेक्ट्स का काम होता है एक तो आउटसाइड भी होता है और एक इनसाइड भी होता है। हर एक बिल्डिंग या फिर स्ट्रक्चर को आपको आउटसाइड भी उसका आर्किटेक्चर सिस्टम बनाना होता है, और इनसाइड अंदर से भी कैसे दिखेगा। सो जनरली जो इनसाइड आर्किटेक्चर होता है जिसे हम इंटीरियर भी बोलते हैं, और आउटसाइड आर्किटेक्ट जो होता है वो पूरे स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको बताना होता है। ईच एंड एवरी डायमेंशन शुड बी परफेक्ट। हर एक लेंथ के लेवल पर आपको यहाँ पर दिखाना होता है। सो अगर आपको ड्राइंग आपकी बहुत अच्छी है, अगर आपने सपोज एलिमेंट्री दिया है या फिर इंटरमीडिएट दिया है, आपका ड्राइंग को आपको अच्छा लगता है, फिर एलिमेंट्री इंटरमीडिएट नहीं भी दिया लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं ये कैलकुलेशंस वाली ड्राइंग कर सकता हूँ, सो आर्किटेक्चर फील्ड में आपका स्वागत है। सो आप इसके अंदर जा सकते हो। सो अब इन सारे चीज़ों को हम जनरली कैसे पहुँचें, इंजीनियरिंग करनी है तो हम कैसे जाएं, आर्किटेक्चर में जाना है तो हम कैसे जाएं, ये स्टूडेंट के माइंड में एक सवाल आता है जिसका जवाब मैं अब आगे के स्लाइड्स में आपको देने वाला हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं है जैसे आपने 10th में किया था कि स्कोर मेरा ज़्यादा आ गया, चलो अब मैं कॉलेजेस के फॉर्म भरूंगा ऑनलाइन और फिर मुझे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, जैसे आपको 10th के बाद 11th में मिलने वाला है, वैसा यहाँ पर नहीं होता। इन सबको जाने के लिए आपको एक अलग से एग्जामिनेशन देनी होती है जिसे बोलते हैं एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, प्रवेश परीक्षा जिसे कहते हैं। सो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस बोर्ड्स के अलावा आपको देनी होती है, और वो एग्जामिनेशंस कौन से सब्जेक्ट्स, कौन से क्या क्या होता है, कौन सी फील्ड में जाने के लिए कौन सी एग्जामिनेशंस देनी है, उसके बारे में अब मैं डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। सो जस्ट पे अटेंशन। सो दिस इज आवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज अबाउट एंट्रेंस एग्जाम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो फॉर इंजीनियरिंग। आज हम सिर्फ इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के बारे में हम एंट्रेंस एग्जाम के बारे में देखेंगे। मेडिकल के बारे में जो मेरा अगला वीडियो होगा उसके अंदर आपको मैं डिटेल में इंफॉर्मेशन दे ही दूंगा। सो इंजीनियरिंग में 2 तरीके की इंजीनियरिंग्स हैं। अगर आप महाराष्ट्र में रहते हो तो आपके पास 2 इंजीनियरिंग की एग्जामिनेशंस होंगी या फिर एंट्रेंस एग्जाम्स आप दे सकते हो। एक होता है नेशनल लेवल, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सो दिस इज अ नेशनल लेवल एग्जामिनेशन, सेकंड इज अ स्टेट लेवल एग्जामिनेशन। नेशनल लेवल एग्जामिनेशन जो होती है इंजीनियरिंग की वो होती है JEE, दैट इज जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर आपको इंजीनियरिंग की टॉप मोस्ट जो कॉलेजेस हैं, कौन सी है कॉलेजेस इंजीनियरिंग की टॉप मोस्ट कॉलेजेस? एग्जैक्टली IITs एंड NITs। IITs मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और NITs दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इनके अंदर अगर आपको आपका एडमिशन कराना है या फिर आपको उसके अंदर करियर परस्यू करना है, सो आपको जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम देना ज़रूरी है। इसके लिए जो 3 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो है PCM। इंजीनियरिंग में ही PCM सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस 120 मार्क्स, मतलब हर एक क्वेश्चन को 4 मार्क। केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चंस 4 मार्क, तो इसके हिसाब से 120 मार्क्स, और मैथमेटिक्स भी सेम, ऐसे करके 360 मार्क्स का ये टोटल एग्जामिनेशन होता है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, ये नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग्स होती है, मतलब आपके हर गलत आंसर में आपका 1 मार्क माइनस भी होगा।
अगर हम बात करते हैं स्टेट लेवल, अगर आप चाहते हो कि आईआईटीज एनआईटीज नहीं, लेकिन अगर उसके अलावा महाराष्ट्र में भी जो कॉलेजेस हैं आईआईटीज को छोड़ के, जैसे कि आपको पता है माटुंगा का वीर माता जीजाबाई टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट मतलब VJTI, ये जो कॉलेज है, या फिर अगर हम पुणे की बात करते हैं तो COEP कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, या फिर अगर हम अंधेरी में अगर बात करते हैं तो वहाँ पर सरदार पटेल कॉलेज है, SP कॉलेज, या फिर आपको विद्या विहार में आपका जो है वो KJ सोमैया कॉलेज है, या फिर अगर DJ संघवी कॉलेज है विले पार्ले की, ये भी बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड कॉलेजेस हैं जो मुंबई में हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको उसमें भी एडमिशन मिल जाएगा तो भी चलेगा, मैं वहाँ से भी इंजीनियरिंग कर लूँगा, कोई बात नहीं है। फिर आपके लिए जो एग्जामिनेशन है वो स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है, MHCET महाराष्ट्र कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। फिजिक्स 50 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री 50 और मैथमेटिक्स 50 क्वेश्चंस। फिजिक्स का हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का, केमिस्ट्री का भी हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का, लेकिन मैथमेटिक्स का हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का। यहाँ पर MHCET में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब आप गलत आंसर भी करोगे तो भी आपका कोई मार्क डिडक्ट नहीं होगा, करेक्ट। अब इन दोनों के सिलेबस में क्या फ़र्क है इसको जानते हैं। MHCET में जो कि स्टेट लेवल एग्जामिनेशन है, आपका जो सिलेबस होगा वो सिंपल आपका बोर्ड्स के सिलेबस के ऊपर ये MCQs होंगे जिसको आपको सॉल्व करना होगा। JEE में जो सिलेबस होगा वो नेशनल लेवल सिलेबस होगा, CBSE सिलेबस, या फिर हम जिसे बोलते हैं NCERT सिलेबस। सो NCERT सिलेबस जो होता है वो नेशनल काउंसिल का एजुकेशन का सिलेबस होता है जो नेशनल लेवल पर डिज़ाइन होता है, उस सिलेबस का हमें स्टडी करना होगा। ग्लोबल साइंस एकेडमी में हम ये दोनों सिलेबस कवर अप करके लेते हैं, इसलिए हमारे स्टूडेंट्स इन दोनों एग्जामिनेशंस के लिए एलिजिबल होते हैं, वो दोनों एग्जामिनेशंस देते हैं और अपना स्कोर निकालते हैं। सो ये जो एग्जामिनेशंस हैं वो बहुत ज़रूरी होती है, दोनों की दोनों भी, और जनरली हम एडवाइस करते हैं स्टूडेंट्स को आप ये दोनों भी एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस करो, बिकॉज किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते वक्त अगर आपके पास 2 रास्ते होंगे तो किसी ना किसी एक रास्ते से तो आप इंजीनियरिंग में एंटर कर ही दोगे। अगर हम अब बात करते हैं आर्किटेक्चर की, सो आर्किटेक्चर में भी 2 एग्जामिनेशंस हैं और आर्किटेक्चर की दोनों एग्जामिनेशन जो है वो नेशनल लेवल की ही हैं। पहला और सबसे ज़्यादा वाइडली जो सारे स्टूडेंट्स देते हैं एग्जामिनेशन वो है नाटा जो आप यहाँ पर देख रहे हो। सो इट इज़ नाटा, दैट इज़ नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर। टोटल 200 मार्क्स का एग्जामिनेशन है ये। टेक्निकल ड्राइंग मतलब ड्राइंग जो होती है जिसके अंदर अलग अलग व्यूज़ आपको प्रोजेक्ट करने होते हैं वो 120 मार्क्स की ड्राइंग होती है। मैथ्स 40 मार्क्स का होता है, ये मैथ्स नेशनल लेवल का होता है, मतलब NCERT लेवल का होता है जिसके अंदर आपको MCQ सॉल्व करने होते हैं। और जनरल एप्टीट्यूड मतलब आपकी बुद्धि कौशल्य के बारे में 40 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। ये आता है आपके नाटा के अंदर कि आपकी थिंकिंग लेवल, थिंकिंग पावर कितनी है उसके बारे में ये जनरल एप्टीट्यूड होता है। अगर आपको IITs में जो रेप्यूटेड IITs हैं इंडिया की उसके अंदर अगर आपको आर्किटेक्चर अगर स्टडी करना है तो आपको JEE आर्क जिसे JEE पेपर 2 भी कहा जाता है वो आपको एग्जामिनेशन देनी होती है। टेक्निकल ड्राइंग जिसमें 70 मार्क्स का होता है, मैथमेटिक्स 200 और जनरल एप्टीट्यूड 120 मार्क्स का टोटल ये होता है। 390 मार्क्स की ये होती है एग्जामिनेशंस। सो इंजीनियरिंग का जो JEE है जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है वो JEE पेपर 1 और ये जो JEE एग्जामिनेशन है आर्किटेक्चर का दैट इज़ पेपर 2। तो ये 2 एंट्रेंस एग्जामिनेशंस जनरली होती है, अलग अलग होती है। इंजीनियरिंग के लिए पेपर 1, आर्किटेक्चर के लिए पेपर 2। सो आज के जो ये लेक्चर था जिसके या फिर जो करियर गाइडेंस का सेशन था उसके अंदर हमने मैथमेटिकल ओरिएंटेड फील्ड्स के बारे में जाना। इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के अलावा भी कुछ फील्ड्स हैं जिसके अंदर आप जा सकते हो, जैसे कि आपको अगर स्टैटिस्टिकल मैथ्स में जाना है, अगर आप देखते हो कि सराउंडिंग में आप जितनी भी अलग अलग इंडस्ट्रीज़ देखोगे उनके अंदर डेटा एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है कि कितने कस्टमर्स ने हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट्स लिए हैं या फिर कितने कस्टमर्स का प्रोडक्ट जो है वो फॉल्टी निकला है, कितने कस्टमर्स ने फीडबैक गलत दिए हैं, कितना परसेंटेज हमारे जो कस्टमर्स है वो सेटिस्फाइड है। ये सब डेटा एनालिसिस जो होता है दैट कम्स अंडर स्टैटिस्टिकल मैथ्स। ये भी स्टडी आप कर सकते हो। एक्चुरियल साइंस जिसके बारे में भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये भी जो आता है वो इसी के फील्ड के अंदर आता है। इसके अलावा अगर आपको मैथमेटिक्स या फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री के अंदर अगर आपको आगे जाके रिसर्च करना है तो आप PCM ग्रुप को चूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि 11th-12th में सर कुछ भी हम कर सकते हैं, क्या पता हमें आगे जाके क्या इंटरेस्ट लगे 11th के बाद 12th में, तो आप जनरल साइंस के साथ जाइए, PCMB के साथ, करेक्ट। सो ये था आज का हमारा मैथमेटिकल ओरिएंटेड फील्ड्स के बारे में करियर सेमिनार। अब कुछ स्लाइड्स हैं जो इसके बाद आपको दिखेंगी जिसके अंदर हमारे बारे में, ग्लोबल साइंस एकेडमी के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। अगर आपको और डिटेल में हमारे बारे में जानना है तो स्लाइड्स के एंड में आपको वेबसाइट मिलेगा www.globalscienceacademy.co.in, जिसका नाम वहाँ पर लिखा हुआ है। आप उसके अंदर लॉगिन करके भी चेक कर सकते हो कि आपको इन्फॉर्मेशंस वहाँ पर भी अवेलेबल होंगी। और कुछ भी अगर आपको डाउट आता है तो मेरा नंबर जो है वो इस स्लाइड के एंड में आपको दिख ही जाएगा, आप उसके ऊपर मुझे पर्सनल पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। थैंक यू।